इसके बाद बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कि यहाँ जो स्कूल से तात्पर्य है वो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट दैट कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज एक्यूमुलेट नॉलेज, कि वो एक समूह से है मनोवैज्ञानिकों के जो अपने एक जैसे विचारोधारा रखते हैं, या एक जैसी विचारधारा वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनके एक संगठन को हम यहाँ पर स्कूल का नाम देते हैं। कि ये संप्रदाय किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति में नहीं होते, ये अपने ज्ञान को, अपने विचारों को फैलाने में विश्वास रखते हैं। और मनोविज्ञान भी क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसकी क्रिया प्रणाली और इसकी व्याख्या का आधार अलग अलग हो सकता है। फिर वुडवर्थ महोदय कहते हैं, इन साइकोलॉजी अ स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट विच with common aims and interest who have joined together to promulgate their point of view, कि मनोवैज्ञानिक का एक समूह जो अपने उद्देश्यों को, अपनी रुचियों को आपस में जोड़कर इसमें विचार करते हैं, इसे आगे बढ़ाने पर, इस पर रिसर्च करते हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजी ऑफ स्कूल कहलाता है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम्युनिटी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू फ्यूचर साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स, ये अपने साइंटिस्टों को, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को दिशा निर्देश देते हैं। जो साइंटिस्ट हैं इस कम्युनिटी में वो एक्टिवली कोऑपरेट इन रिसर्च वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर लीडर्स, कि जो उनके सुपरवाइजर्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। और ट्रेडिशंस आर इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स गिवन साइंस ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये इनके तीन विशेषताएं हैं कि ये परंपराओं का और अनुसंधान की कसौटियों का मूल्यांकन करके उन्हें विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अब पहला स्कूल जो आता है हमारा, तो वो आता है स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। मैं यहाँ पर बता दूं कि जितने भी हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं इनके लिए मैं पहले ही सेपरेट तौर पर वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने उनके बारे में एक छोटा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर इसकी पूरी स्टडी करनी है तो मेरे चैनल पे सभी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की वीडियो सेपरेटली अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। संरचनावाद, इसके जो फाउंडर थे, जो प्रतिपादक थे, वो विल्हम वुंड थे। और उनके जो अनुयायी हैं E.B. टिचनर, उन्होंने इनके विचारों को आगे बढ़ाया है। विलियम जेम्स इस स्कूल के बारे में कहते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी स्ट्रक्चरलिज्म ये मानकर चलता है कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। और इनका जो एम है वो यही रहता है कि इन्वेस्टिगेट द व्हाट, द हाउ एंड व्हाई, ये तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर वो कॉन्शियसनेस को लेकर चलते हैं कि क्या के अंतर्गत उनकी मानसिक क्रियाएं आती हैं, उनका अंतर्दर्शन आता है, कैसे का संबंध उनकी मेंटल एबिलिटीज से आता है, मानसिक क्रियाओं से, और क्यों का जो रिलेशन है वो उनकी मानसिक क्रियाओं और अनुभवों से आता है। तो ये तीन बेसिक लेकर चलते हैं वो अपने स्ट्रक्चरलिज्म में। यानी उसके बाद बात करते हैं फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद, या इसका जो दूसरा शब्द है हिंदी में वो क्रियात्मकवाद है। इस स्कूल के जो स्थापक रहे हैं वो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर तथा मॉल्टन है। और 1898 में इन्होंने इस स्कूल की शुरुआत करी थी। इसकी उन्नति के लिए विलियम जेम्स, स्टेनले हॉल और कैटल की भूमिका बहुत मायने रखती है इस स्कूल को आगे बढ़ाने में। ये स्कूल डार्विन और स्पेंसर का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उस पर फोकस करते हैं। और ये डार्विन की
लेखन से बहुत इंस्पायर्ड थे, उनके रिसर्च से बहुत इंस्पायर्ड थे। इसलिए इस स्कूल में डार्विन की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उनको फॉलो किया गया है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो बड़ी कॉमन सी आती हैं कि Woodward believed that functionalism correctly and systematically attempts the answer of question what do men do, कि व्यक्ति क्या कर सकता है, how do they do it, कैसे कर सकता है, और why do they do it, उसके पीछे ऐसा करने का कारण क्या है। तो ये इसी थ्योरी को आगे बढ़ाता है, और इसमें भी इनके जो स्कूल्स ऑफ फंक्शनलिज्म है उसमें भी 3 स्कूल थे, यूरोपियन, शिकागो और कोलंबिया स्कूल, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में इस स्कूल को आगे बढ़ाया। इसके बाद बात आती है साइको एनालिसिस साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा तैयार किया गया था। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉइड थे, जो कि वियना विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री ली थी और न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करते थे। और इन्होंने अनकॉन्शियस मोटिवेशन या अचेतन मन के बारे में बात करी है। इसमें इन्होंने ये चीज कही है कि जो व्यक्ति का जो मन का अचेतन अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार पर, हमारी चेतना पर अपना बीच बीच में असर डालता है। और बच्चों के या मनोवैज्ञानिक रोगों को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी सम्मोहन प्रक्रिया या नार्सिसिज्म का उपचार करने के लिए प्रतिपादन किया था। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान की। तो इसके जन्मदाता एडलर माने गए हैं, और एडलर ने कार्य करा है विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान विभाग में, और फ्रॉइड के साथ भी इन्होंने कार्य करा है। इनका जो क्षेत्र था वो ये था कि मानते थे कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो 5 साल के उम्र से लगभग तैयार हो जाता है, और उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। फिर बात करते हैं एनालिटिकल साइकोलॉजी, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और वे फ्रॉइड के अचेतन मस्तिष्क को ध्यान तो रखते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को और भी आगे बढ़ाया है, और उन्होंने इसको आगे जाकर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस तक पहुंचाया है। और साथ ही बात करिए है कि व्यक्ति जब सामूहिक अचेतन में रहता है तो उसकी जो स्थिति है सामूहिक अचेतन की वो लगभग समान रहती है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो वैयक्तिक अचेतन है वो अलग रहता है, लेकिन समूह में वो जाकर उसका समाहित हो जाता है। इसके बाद बात आती है एसोसिएशनिज्म की, यानी साहचर्यवाद। साहचर्यवाद के बारे में जब बात आती है तो ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो साधारण एलिमेंट से बना हुआ है, और इसका जो पुराना शब्द का आता है विवेचना देखी जाए तो अरस्तु के स्मृति से आती है, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिकों को इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें डेविड हार्टले, जॉर्ज बर्कले, थॉमस हॉब्स आदि मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने एसोसिएशनिज्म ग्रुप में कार्य किया है। और इसमें भी
ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट एसोसिएशनिज्म और न्यू एसोसिएशनिज्म, मतलब प्राचीन साहचर्यवादी और नवीन साहचर्यवादी, इनका दो क्लासिफिकेशन है। इसके बाद फिर बात करते हैं हॉर्मिक साइकोलॉजी के बारे में, यानी प्रयोजनवाद या प्रक्रियावाद। कि ये स्कूल सिंपली ये मानकर चलता है कि बिहेवियर इज कैटेगराइज्ड बाय पर्पस और ए टेंडेंसी टू सीक गोल्स। विलियम मैकडूगल इसके प्रतिपादक रहे हैं और उन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन में विशेष योगदान किया है। तो यही मानकर चलते हैं कि जो व्यवहार है उसका कुछ ना कहीं किसी प्रकार का कोई उद्देश्य अवश्य रहता है, जिसके कारण उसके या व्यक्ति के व्यवहार में एक ऊर्जा या एक इंस्टिंक्ट आती है, और यही ऊर्जा को हम हॉर्म कह रहे हैं। इसके बाद हॉर्मल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम मैकडूगल ने दिया है, और इसमें कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जो तीनों प्रकार की हमारी बेसिक क्वालिटीज हैं, उन पर हमारे व्यवहार का असर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारा व्यवहार हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों से डेवलप होता है। फिर बात करते हैं बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। इसका प्रतिपादन जॉन रॉटस वॉटसन ने किया था, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और आर एस वुडवर्थ ने कहा है, बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट होल्ड्स दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियर। तो ये मानकर चलते हैं कि मनोविज्ञान का जो कंटेंट है वो हमारा व्यवहार ही है। तो व्यवहारवाद में सीधा सीधा व्यवहार के बारे में बात की गई है, और सारी चीज कहीं ना कहीं घूम फिर कर व्यवहार पर ही आकर रुक जाती है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उस पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ सभी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को। इसके बाद बात आती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका और कोहलर, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें जाता है। और जो वर्ड है गेस्टाल्ट, वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। तो यहाँ पर वही चीज आती है कि हम चीजों को छोटे छोटे भागों में ना देखकर वोल में देखें, संपूर्ण में देखें। तो इसी चीज का वो मानकर चलते हैं अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में। इसके बाद बात आती है फील्ड साइकोलॉजी की। फील्ड साइकोलॉजी के प्रतिपादक रहे हैं कर्ट लेविन, और कर्ट लेविन ने गेस्टाल्टवादियों यानी कि कोफका, कोहलर के साथ भी काम करा है। तो इन्हें भी माना जाता है कि ये गेस्टाल्टवादी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक नई स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तैयार करा, जिसका हम फील्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और वो ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन क्षेत्र है, जो लाइफ स्पेस है, उसमें व्यक्ति और उसका वातावरण जो है वो एक दूसरे को कैसे डेवलप कर रहा है, वैसे ही हमारी जो व्यवहार है, जो साइकोलॉजी है, वो डेवलप होती है। यानी इन्होंने फील्ड के ऊपर भी फोकस किया है व्यक्ति के व्यवहार को समझाने के लिए। इसके बाद बात आती है होलिस्टिक साइकोलॉजी, यानी पूर्णावाद या पूर्णतावाद मनोविज्ञान। इसमें जो डेफिनेशन है डेरिस जेनेट की, holistic psychology exists to help human being experience and enjoy the extraordinary qualities of their soul, heart, body and mind, so they feel whole sane of worthy। कि यहाँ हम संपूर्णता की बात कर रहे हैं, कि जो शब्द है हॉलिस्ट शब्द, वो
ग्रीक भाषा के होलोस से बना है, जिसका अर्थ है ऑल या समग्र या संपूर्ण। तो यहां भी वही चीज आती है कि हम बच्चे का व्यवहार का, मनोविज्ञान का पूर्ण देखें, ताकि जब हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकें तो हम बेहतर रिजल्ट निकाल पाए। स्मर्ट्स ने अपने आर्टिकल हॉलिज्मैन इवोल्यूशन में इस शब्द को पहली बार प्रयोग करा था। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी निर्माणवाद। निर्माणवाद में मूल रूप से जो निर्माणवाद की विचारधारा है, वो ये मानकर चलती है कि व्यक्ति विभिन्न चीजों से, अनुभवों से और अनुभव आधारित चिंतन से अपने संसार के बारे में ज्ञान अर्जित करता है और अपना ज्ञान समाज को या अपने आस पड़ोस को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर यही चीज आती है कि ज्ञान केवल लेना ही नहीं, ज्ञान दिया भी जा सकता है। यानी कि अपने एक्सपीरियंस से तो व्यक्ति सीख ही रहा है, लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस से भी वो चीजों को सीख सकता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो शॉर्ट में किसी भी स्कूल का नाम के साथ आ सकते हैं, कि किसी भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम दे दिया कि इसके बारे में विवेचना कीजिए या विस्तार से समझाइए। तो यहाँ हमें सभी स्कूलों के बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि कोई भी स्कूल आ सकता है। किन्हीं भी दो स्कूलों के बारे में आ सकता है कि दो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दे दिए कि इनकी तुलना और अंतर बताइए और उनकी शिक्षा में योगदान बताइए। या अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आ जाता है, और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बाद कोई भी एक या दो स्कूल में कंपैरेटिव या डिफरेंस वाला क्वेश्चन उनकी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के साथ इंक्लूड किया जा सकता है। एग्जाम के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है हमारा फर्स्ट यूनिट का। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में ही आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो दो या तीन मेथड्स इकट्ठे आते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में आता है तो किसी भी एक मेथड के बारे में पूछ लिया जाता है। और हमारे पास जो पहला मेथड आता है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी निरीक्षण या अवलोकन विधि। कि जैसा इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि ये ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी के व्यवहार को बाहरी तौर पर औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी तरीके का हो, बाहरी तौर पर उसके व्यवहार को देख और समझ रहे हैं। अब अगर ये जो निरीक्षण है वो हम बताकर चल रहे हैं कि आपके व्यवहार का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, तो वो औपचारिक हो जाता है। और अनौपचारिक में हम बिना किसी व्यक्ति को बताए सीधा उसके व्यवहार के बारे में ऑब्जर्वेशन करना अपने मेथड स्टार्ट कर लेते हैं। फिर बात आती है कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। तो उसके बाह्य व्यवहार को उसके क्रमबद्ध रूप में लिखना, उसे लेखनबद्ध करना, रिकॉर्डिंग करना, उसके मेंटल स्टेज के बारे में ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें इसी का एक भाग हैं। और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात आती है। तो हर विधि के अपने कुछ मेरिट्स रहेंगे और अपने कुछ डीमेरिट्स रहते ही हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, सीधा मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
जिससे कि ये क्लियर हो जाए, इससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स के मेरिट्स, डीमेरिट्स, इनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन या इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो किसी भी मेथड का मेरिट्स, डीमेरिट्स या उनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन अलग से पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद बात आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, प्रयोगात्मक विधि। जब भी हम कभी एक्सपेरिमेंट या प्रयोगात्मक के बारे में बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा यही आता है करके देखना या करके सीखने वाला जो संदर्भ रहता है। तो यहाँ पर भी हम नियंत्रित परिस्थितियों में उद्देश्य, परिकल्पनाएं, इनका निर्माण करते हैं और उस चीज को करके सीखने का प्रयास करते हैं। उसी आधार पर हम उन परिस्थितियों को, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को, उन नियमों को खोज करने का प्रयास करते हैं जो पहले से हो चुकी होती हैं, और उसमें कुछ नया नियम या नया सिद्धांत लगाया जा सकता है। और ये देखा जाता है कि जो हमने उपकल्पनाएं बनाई हैं वो कहाँ किस हद तक प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बाद इसमें भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, तो जहां भी कहीं एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा या साइंस या साइंटिफिक टर्म यूज होगी तो वहां पर उसके कुछ निश्चित पद रहते हैं। निश्चित पद के सेंस में जो यहाँ पर चीजें निकल कर आती हैं कि अध्ययन का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उपकल्पनाओं का निर्माण होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ टेस्ट कंडीशन यानी कि परीक्षण की दिशाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट डिजाइन कि अभिकल्प का चयन कैसे कर रहे हैं हम, और उपकल्पनाओं का, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का परीक्षण किस प्रकार किया जा रहा है, परीक्षणों को लिखा कैसे जा रहा है, एक्सपेरिमेंटर राइट्स डाउन कि जो रिजल्ट आया वो कैसे लिखा जा रहा है, और लास्ट में हम उसका जनरलाइजेशन और कंक्लूजन यानी कि सामान्यीकरण और निष्कर्ष प्रतिपादन कैसे करते हैं। किसी भी रिसर्च के जनरली यही पॉइंट्स रहते हैं, चाहे वो रिसर्च किसी भी लेवल की हो। और इसके बाद से फिर वही चीज कि इसके मेरिट्स क्या हैं और इसकी डीमेरिट्स क्या है। मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है वो कोई भी मेथड के बारे में आ जाता है, या दो मेथड्स का कंपैरेटिव या डिफरेंस वाला आ जाता है, या एक मेथड का प्रिंसिपल या एप्लीकेशन, या उसका पूरा प्रोसेस विद एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के साथ सेपरेट भी पूछा जा सकता है। फिर बात आती है क्रॉस सेक्शनल मेथड यानी अनुप्रस्थ काट विधि। इसमें एक ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर यानी स्वतंत्र चरों के आधार पर चयनित किया जाता है, और फिर इस आधार पर, स्वतंत्र चरों के आधार पर उनके ऊपर शोध कार्य किया जाता है। इसमें जो समय है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए एक निर्देशक का होना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हम ग्रुप्स सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप्स प्रिपेयर करते हैं, और उन ग्रुप्स के आधार पर हम कैसे अपना मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालते हैं। ये इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसके बाद बात आती है कोरिलेशन और डिफरेंशियल मेथड यानी सहसंबंधात्मक या विभेदक विधि, कि जब हम स्वतंत्र चर में फेरबदल करने की संभावना नहीं होती तो ऐसी दिशा में, ऐसी सिचुएशन में हमें एक्सपेरिमेंट मेथड यूज करने पड़ते हैं।
और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारा आता है कोरिलेशन या डिफरेंशियल, मतलब सहसंबंधात्मक या विभेदक विधि, जिसे डिफरेंशियल मेथड कहा जा रहा है। इसमें समस्याओं को हल करने के लिए जो सैंपल का सिलेक्शन किया गया है, वो हम ये मानकर चलते हैं कि वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा हम सर्वे मेथड में यूज करते हैं। और ये चीज़ देखी जाती है कि जो हम सैंपल का चयन करने के बाद सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, जो हम सैंपल ले रहे हैं उन पे एडमिनिस्टर करते हैं अपना क्वेश्चन आयर, और उस क्वेश्चन आयर के रिजल्ट के बिहाफ पर हम ये पता लगाते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है इंटेलिजेंस क्वेश्चन के लिए कि हम कैसे आईक्यू के आधार पर बच्चों की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स इस मेथड की। फिर लास्ट में नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मेथड, मींस कालानुक्रमित विधि। Longitudinal research involves study the same individual over a period of time, usually several years or more by Centrock. इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बड़ा सटीक है इस पर लागू होता है कि बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक रिसर्चर जो हेरिडिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसने चूहों की पूंछ काट दी। कि चूहा जिसके ऊपर वो रिसर्च हो रही थी, जब उसके जनरेशन पैदा होती थी तो वो पूंछ काट देता था, और फिर ये प्रोसेस उसने 25-26 बार दोहराया, यानी कि 25-26 जनरेशन तक दोहराया, और देखा कि चूहे का बच्चा जब भी जन्म ले रहा है तो पूंछ के साथ ही जन्म ले रहा है। इट मीन्स कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जैसे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, तो जो मटर वाला एग्जाम्पल है ना, मटर वाला जो एग्जाम्पल यूज किया जाता है कि नई जनरेशन नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए, उसमें कई पीढ़ियों तक वो प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है ताकि उनमें जीन्स में चेंज हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये बहुत जनरेशन्स तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ये रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखी जाती है, पूरी पूरी जनरेशन उस पर स्टडी की जाती है। यह लॉन्गिट्यूडनल है, कालानुक्रमित। ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट में एजुकेशन साइकोलॉजी में से क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में, और उसके बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में से क्वेश्चन आता ही है। अगर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लॉन्ग में आएगा तो पूरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमें मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो शॉर्ट में तो आना मस्ट रहता ही है। और उसके बाद जब अब हमारा तीसरा एस्पेक्ट जो है मेथड्स, मेथड्स में शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग में अगर आता है तो 2 मेथड्स को या 3 मेथड्स को कंबाइन करके दिया जा सकता है। लेकिन मेथड्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, क्योंकि पूरा लर्निंग इसी पर ही बेस्ड है। तो फर्स्ट यूनिट चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो अपने आप में इम्पोर्टेंस तो रखती ही है, क्योंकि आगे उसका जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट कहीं ना कहीं उस फर्स्ट यूनिट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, यूनिट 2 साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें बात आती है डेवलपमेंट की, कंसेप्ट, स्टेजेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। और फिर बात आती है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो 4 एस्पेक्ट्स आते हैं डेवलपमेंट के। तो पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि यहाँ पर वही अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात चल रही है। और
यहाँ पर जो विकास है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो वही चीज कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, विकास चलता रहता है। जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट है या वो मैच्योरिटी तक आकर रुक जाता है, लेकिन जो हमारा साइकोफिजिकल एक्टिविटीज हैं या जो हमारा मेंटल इमोशनल सोशल या कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इसमें अगर डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है तो डेवलपमेंट के बारे में फिर पूरा ही डीपली समझाना पड़ेगा। इसके स्टेजेस शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में भी पूछी जाती है, और अगर लॉन्ग में आता है तो डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स हमें अपने आंसर में मेंशन करने हैं। पहले बात करते हैं कि फेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने इसे अलग अलग तरीके से बताया है। कई में प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसे भी इंक्लूड किया जाता है, कई इसे इंक्लूड नहीं करते। अगर हम बात करें कॉल्सनिक की, तो कॉल्सनिक ने ये 8 स्टेजेस बताई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। मैं इस पर डीपली नहीं जा रहा हूँ। रॉस महोदय ने ये 4 स्टेजेस बताई हैं जो हम कॉमनली यूज करते चले आते हैं। सैले महोदय ने इसके 3 स्टेजेस बताए हैं। सभी ने उसका अपने अपने तरीके से अपने अपना क्लासिफिकेशन या जो लेवल्स बताए हैं उसको अपने तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन जो सबसे कॉमनली लेकर चलते हैं वो हम 4 स्टेजेस लेकर चल रहे हैं। इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 6 इयर्स यानी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक की आयु, फिर किशोरावस्था एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष तक, और 18 से ऊपर एडल्टहुड। इस लेवल पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड रेस्पिरेशन है, जितना भी मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली जो डेवलपमेंट होना होता है, जो विकास हो रहा होता है, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ें ऐड होती रहती हैं जो कि जीवन पर्यंत चलती हैं। कि अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो फ्रैंक महोदय ने ग्रोथ के लिए कहा है, अभिवृद्धि के लिए कहा है, ग्रोथ रिफर टू द इंक्रीज इन सेल्स सच as increase in length and weight. Growth is regarding multiplication of cell as growth and height and weight. कि जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, सेल का विकास है, सेल का बढ़ना है, जो कि हमारे हाइट और वेट में दिखाई देता है। जनरल चीजें हैं जैसा बीएड में भी आता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन का कार्य करते हैं। इसमें पहले बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की। तो यानी निरंतर विकास का सिद्धांत कि जो हमारा विकास है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली चलती है, जो जीवन के शुरू से लेकर शरीर के अंत होने तक चलती है। और ये जो निरंतरता है इसका सिद्धांत इस पर बल देता है कि व्यक्ति की आंख में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, कोई इंस्टेंट चेंज होने के चांसेस नहीं है। फिर जो सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। कि इसमें यह बात आती है कि मानव का जो विकास है वो एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार ही बढ़ता है। यानी कि यदि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में देखें, जब व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसे चलने की जो प्रक्रिया है उसे सीखने में 6 से 9 महीने या 1 साल तक का समय लगता है। वैसे ही जो अन्य जीव जंतु हैं
वो पैदा होते ही 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर ही चलना फिरना के प्रयासरत हो जाते हैं। तो ये हर जनरेशन के लिए कहे जाए या हर जो हमारा सभी जीव जंतुओं के जो अपनी एक प्रॉपर प्रक्रिया है चलने की, चीजों को सीखने की, वो उनके समय अनुसार ही विकसित होती हैं। फिर बात आती है फिक्स्ड डायरेक्शनल डेवलपमेंट, यानी विकास की एक निश्चित दिशा होती है और यह निश्चित दिशा है कि मनुष्य का सभी प्रकार का जो विकास है वो एक निश्चित दिशा में होगा। यानी कि अगर हम शारीरिक विकास को लें तो शारीरिक विकास हमेशा सर से पैरों की तरफ होता है, यानी कि पहले सर का विकास होता है और उसके बाद ऊपर से नीचे अंगों का विकास होता चला जाता है। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस की विकास के क्रम का सिद्धांत। तो विकास का जो क्रम होता है वो एक निश्चित क्रम है, यानी कि अगर बच्चे के जन्म के समय से देखा जाए तो वह केवल रोने की आवाज निकालता है, फिर जैसे जैसे अन्य ध्वनियां उसके कानों में पड़ती हैं वो सुनने करता है, उसका अनुकरण करता है। जैसा अनुकरण करने का, जैसी ध्वनि वो सुन रहा है वैसी ही ध्वनियां वो फिर उच्चारण करने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है। तो ये इसका एक सीक्वेंसिंग रहती है। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की तरफ। कि ये भी देखा गया है कि पहले बच्चा सामान्य चीजों को करना सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट चीजों की तरफ अपने कौशलों का विकास करता चलता है। इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा विकास है वो पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। इसमें एकीकरण की सिद्धांत जुड़ा हुआ रहता है। या कि अगर उदाहरण देखें तो पहले बच्चा जब 4-5 माह का है तो हर पड़ी हुई आसपास की पड़ी रखी हुई चीजों को उठाने की कोशिश में लगा रहता है, और पहले उठाने का लिए वो हाथ से और फिर बाद में उंगलियों से प्रयास करता है। तो यही चीज कि सामान्य से विशिष्ट और फिर विशिष्ट से भी एकीकरण की तरफ आगे बढ़ता है। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, कि अलग अलग स्टेजेस में जो बच्चे का विकास है वो अलग अलग हो जाता है। यानी कि जन्म से लेकर पहले 3 साल तक तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन 3 से 6 महीने फिर वो गति कम हो जाती है। 6 से 9 वर्ष की उम्र में फिर तीव्र गति से बढ़ता है, और फिर 9 से 12 की में पुनः हल्का जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो कम हो जाती है, और 12 से 18 में फिर से उसमें चेंजेस बड़े जल्दी होते हैं। तो ये स्लो एंड फास्ट की प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो ये चीज तो पहले से चली आ ही रही है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो मनोविज्ञान के आधार पर उनमें कहीं ना कोई चेंज अवश्य रहते हैं। और फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कि हम उसके इस व्यवहार के आधार पर जो हमारी रिसर्चेस पीढ़ियों से चली आ रही है उसके आधार पर हम किसी भी जाति प्रजाति के बारे में पूर्ण प्रेडिक्शन दे सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ बच्चे का इस स्टेज पर है, इस लेवल का है बच्चा, तो उस टाइम उसके जो विकास की प्रक्रिया है उसमें ये सारे विकास हो रहे होंगे। इस आधार पर हम उनके भविष्य के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज, ये सभी समझने वाली चीजें हैं
कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस थ्रू विच द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव growth takes place in an individual new abilities and characters merge and there is an upward change in his behavior प्रक्रिया चलती रहती है चारित्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अप डाउन चलते रहते हैं और लास्टली जो चीज निकल कर आती है जो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में भी बात करी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वहां पर ग्रोथ डेवलपमेंट इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी इंटीग्रेशन विद द एनवायरनमेंट एंड लर्निंग कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मैं ब्रीफली एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ अगर यहाँ से हेल्प नहीं मिलती तो आप उस वीडियो पे जाकर भी अपने इस चीज को समझ सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसमें हमारे दो साइकोलॉजिस्ट पियाजे एंड वाइगॉट्स्की की थ्योरीज आती है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास जब हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं बुद्धि और बुद्धि से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जैसे संवेदना प्रत्यक्षीकरण स्मृति चिंतन कल्पना किसी प्रत्यय का निर्माण किसी समस्या का समाधान तो ये जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं जो बुद्धि से जुड़ी हुई हैं ये हमारे संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं या संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और ये जो मानसिक क्रियाएं हैं इनके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं जिनका संबंध हमारी चाहे वो रुचि से हो इंटरेस्ट या एटीट्यूड से हो वैल्यूज से हो सेल्फ कंसेप्ट से हो है ना आत्मधारणा मूल्य अभिवृत्ति मनोविकार या व्यक्तित्व इन सब चीजों से रहता है कि इसका जो विकास है यानी संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है ये शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो पहले 3 स्टेजेस हैं यानी शैशवावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था इसी लेवल तक आते आते बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो पूरी तरह से हो चुका होता है नहीं तो प्रक्रिया का अंतिम रूप चल रहा होता है और अगर शैशवावस्था बाल्यावस्था के लिए कहा जाए तो इस टाइम तो संज्ञानात्मक जो विकास है वो अपने चरम पर है कि जिसमें बच्चे संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है उन पर विचार करता है मनन करता है चिंतन करता है और उनका उपयोग अपने पूरे जीवन में भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए समायोजन के लिए इन सब चीज़ों के लिए करता है तो ये जनरल कंसेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का और इसके बाद हम बात करते हैं पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी पर पियाजे थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट जूलॉजी में करी थी ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन है सीधा अपने कंटेंट पर आते हैं तो पियाजे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे संज्ञानात्मक विकास के लिए पहला था कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि मानसिक संरचना कि अकॉर्डिंग टू रायले डेविस एंड टेनर द mental organization or abilities of a particular child are his cognitive structure यानी कि किसी भी बच्चे का जो मानसिक संगठन है या उसकी मानसिक क्षमताएं हैं वही उसका संज्ञानात्मक संरचना है तो यहाँ पर यही चीज आती है कि संज्ञानात्मक संरचना यानी मानसिक संगठनों और क्षमताओं का एक संगठन है और ये जो संरचना का आधार है वो लगभग 10 वर्ष के बच्चे में
और 5 साल के बच्चे के रूप में बिल्कुल अलग अलग होगा। यानी एज के हिसाब से ये संगठन बढ़ता जाता है। दूसरा बात आती है स्कीमा। इसमें कहा गया है कि मॉर्गन और किंग के द्वारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड आर कॉल्ड स्कीमास। यानी कि बालक अपने परिवेश को मानसिक रूप में जिस प्रकार निरूपित करता है उस वह स्कीमा कहलाता है, कि उसके माइंड में वर्ल्ड के बारे में जो इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, जो कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं फॉर वर्ल्ड। फिर बात आती है एडेप्टेशन की, यानी अनुकूलन की। तो पियाजे का मानना है कि अनुकूलन बच्चे की एक जन्मजात प्रक्रिया है। एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन और अनुकूलन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपने अनुभव और नवीन अनुभवों में बैलेंस करना सीखता है। और इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। पहले बात आती है एसिमिलेशन, यानी आत्मसात्करण। इसमें जो तात्पर्य है वो है कि मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति नए अनुभवों को पूर्व ज्ञान के साथ तालमेल करके सीख रहा है। उसके बाद समायोजन या समावेशन, यानी एकोमोडेशन। इसमें व्यक्ति जब कोई नवीन अनुभव प्राप्त करता है तो वो अपनी पुरानी बौद्धिक संरचना से उसके उद्देश्यों में परिवर्तन या सुधार करता है, जिससे कि नया अनुभव उसे उचित ढंग से उसकी संरचना में व्यवस्थित हो सके। और इसके बाद बात आती है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को समझने के लिए सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम पानी को किसी भी जग में, ग्लास में या किसी अन्य चीज में रखें तो उसकी शेप तो बदल जाती है, लेकिन उसकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यही कंजर्वेशन है कि व्यक्ति इन सब ऐसा प्रत्यय करता है कि वो मूर्त वस्तुओं से भी चीजों को सीख सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है। फिर बात आती है डिसेंटरिंग की, यानी विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण से पियाजे महोदय कहते हैं कि व्यक्ति की उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा वह किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव या वास्तविक, रियलिस्टिक चीजों को चिंतन मनन कर सके। इसके बाद पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, और उन्होंने जो स्टेजेस बताई है वो है सेंसरी मोटर, यानी बर्थ से अप टू 2 साल तक की। फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 तक, फॉर्मल ऑपरेशन 12 से ऊपर। तो उन्होंने इन्हीं स्टेजेस के बिहाफ पर, जैसे जिस मनोवैज्ञानिक ने ग्रोथ की, डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, उसी के अनुसार उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। पहले बात करती है सेंसरी मोटर स्टेज की, जन्म से 2 साल तक। तो इस अवस्था में बच्चे की जो ज्ञान की इंद्रियां हैं वो उन्हीं से ही ज्ञान अर्जित कर रहा है, चीज़ों को छूने में, पकड़ने में, देखने में, सुनने में। और जो चीज़ें उसके पास आ जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ को वो टेस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब चीज़ों को उठाकर मुंह में देने की कोशिश करता है इस लेवल पर। फिर बात आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 4 वर्ष तक की। और इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन करे हैं उन्होंने। पहली प्री कंसेप्चुअल स्टेज, यानी पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरी है अंतर्दर्शी इंस्टीट्यूटिव स्टेज, यानी अंतर्दर्शी अवस्था। इसमें भी उन्होंने ये बताया है कि 2 से 4 साल तक की आयु रहती है इसमें, और बच्चा डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज को करना शुरू कर चुका होता है, थोड़ा बड़ा हो चुका है। और
जो अंतर्दृष्टि अवस्था है, इंट्यूटिव स्टेज है, वो 4 साल से 7 साल तक रहती है। इसमें बच्चा थोड़ा बहुत अपने अन्य बालकों के साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना, है ना, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जोड़ना घटाना, अगर गणित में बात करें तो, है ना, शब्दों को जोड़कर बोलना, अक्षरों का ज्ञान होना, इस लेवल पर बच्चा आसानी से पहुंच चुका होता है कि चीजों से आकृति बनाना, आकृति की चीजों को मिटाना, ये उसके कॉमन बिहेवियर रहते हैं इस स्टेज पर। फिर बात आती है तीसरी, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 से 12 वर्ष तक की। यहाँ पर बच्चा की जो मानसिक क्रियाएं और ज्यादा बेहतर हो चुकी होती हैं, और पियाजे ने इसे संक्रियाओं यानी ऑपरेशंस का नाम दिया है कि यहाँ पर बच्चा मूर्त वस्तुओं से संबंधित समस्याओं को तार्किक तार्किक रूप से हल करने लगता है, उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो चुके होते हैं। और हमारी जो चौथी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की। यहाँ चिंतन, धार्मिक तार्किक चिंतन, लचीलापन, प्रभावशीलता, ये सारी चीजें उसके व्यवहार में आ चुकी होती है। मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो बन चुका होता है, उसका जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ चुका होता है, किशोरावस्था की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो उसके लिए नवीन शारीरिक परिवर्तन जो हो रहे होते हैं, उसमें वो द्वंद्व की परिस्थितियों में रह जाता है कई बार। और इसके बाद इसका शैक्षिक प्रयोग, कि पियाजे की जो थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी, उसका एजुकेशन की फील्ड में क्या यूज है। ये क्वेश्चन अगर संज्ञानात्मक के साथ आ रहा है तो पूरी थ्योरी आ सकती है पियाजे की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, और उसके साथ जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इंटेलेक्चुअल थ्योरी है, उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। या वाइगोट्स्की का भी आ जाता है, नहीं तो शॉर्ट में इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये या वाइगोत्स्की का, कि संज्ञानात्मक विकास में इनकी जो थ्योरी है, इनमें से किसी भी एक मनोवैज्ञानिक की थ्योरी को क्वेश्चन बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में नेचर ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें जो पहले बात आती है वो बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्लासिकल थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी पावलोव की लर्निंग थ्योरी और स्किनर की लर्निंग थ्योरी, दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर देखिएगा। और फिर साइकोमेट्रिक्स पर्सपेक्टिव में गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, इसमें भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। और पियाजे नॉन पियाजे पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस पर्सपेक्टिव बाय स्टर्नबर्ग ट्राइआर्चिक थ्योरी, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि इस पर डाटा बहुत कम अवेलेबल हो पाता है, इसलिए आगे हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्चिक थ्योरी पर, कि स्टर्नबर्ग का सूचना संसाधन या तीर तंत्र का सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यह सिद्धांत 1985 में दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक है बियॉन्ड आईक्यू, उसमें ये कोशिश करी है उन्होंने कि बुद्धि की व्याख्या को अपने ढंग से प्रस्तुत करें और आलोचनात्मक ढंग से इस प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित करने का प्रयास किया है अपनी बुक में। स्टेनबर्ग का बुद्धि का तात्पर्य है उस क्षमता से मानकर चलते हैं जो तर्क करते समय विचारों तथा सूचनाओं को संसाधित करके व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। और इसके लिए उन्होंने 5 संसाधित अनुक्रियाएं बताई हैं, या 5 चरणों में बताया है। पहला है
एनकोडिंग यानी कि संकेतक की कूट संकेतक की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में आने वाली सूचनाओं की पहचान करता है, जो इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही है। फिर इन्फेरिंग यानी अनुमानित निष्कर्ष कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह कुछ संभावित निष्कर्ष निकालता है आकलन करके। फिर आती है मैपिंग यानी व्यवस्था करना। इस चरण में व्यक्ति पूर्व तथा वर्तमान की परिस्थितियों में संबंध देखता है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन। यहाँ व्यक्ति दो या तीन के आधार पर विकसित हुए अनुमानित संबंधों का वास्तविक प्रयोग करता है। और फिफ्थ है रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया की संसाधित प्रक्रिया का अंतिम चरण, जिसमें व्यक्ति समस्या का सर्वोत्तम संभावित समाधान निकालता है या खोजता है। और Sternberg has propounded the following sub-theories. Of example, the way person processes information while performing mental tasks. Therefore, Sternberg's theory is called triatric theory. कि इस मानसिक कार्य में जिस प्रकार व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है उसे स्पष्ट करने के लिए स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत कहलाता है। और त्रितंत्र में पहला आता है हमारा कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी यानी प्रसंगात्मक उप सिद्धांत। इसमें अगर हम बात करें तो व्यक्ति वातावरण के अनुकूलन से समायोजित करने के लिए खुद को तैयार करता है और उसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर यूज करके अपने अकॉर्डिंग इस उद्देश्य को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यानी कि इसमें जो उसकी मेंटल एबिलिटी है वो कार्य करती है, यानी कि उसकी जो प्रैक्टिकल बुद्धि है, व्यवहारिक बुद्धि जो है ना, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, वो कार्य करती है। और इसमें उसे जो टेक्स्ट हैं वो फॉलो करने होते हैं। इसके बाद बात आती है एम्पेरिकल सब थ्योरी यानी इसे हम अनुभवजन्य उप सिद्धांत भी कह सकते हैं। द सब थ्योरी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो पूर्व ज्ञान से अनुभव प्राप्त हुए हैं, अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर वो व्यक्ति अधिक से अधिक व्यापक अनुभव का प्रयोग करके अपनी बुद्धि को संवर्धित करता है, नई मानसिक योग्यताओं को अपनाता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। यही इसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाती है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को और ज़्यादा क्रिएटिव बना रहा है। और तीसरा जो आता है कंपोनेंट सब थ्योरी यानी कि घटक उपसिद्धांत। इसमें बुद्धि की ऐसी क्षमताएं निहित होती हैं जो विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन में सहायता करती है कि व्यक्ति एनालिसिस भी कर सके और क्रिटिसिज्म भी कर सके। तो ये जो उसकी एबिलिटी है एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग की, वो डेवलप होती है और इससे जो हायर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व आउट हो पाती हैं, उनकी प्रोसेस बेहतर तरीके से हो पाती है। इसमें इन्होंने कुछ कुछ और कंपोनेंट्स भी बताए हैं। जैसे पहले बात आती है मेटा कंपोनेंट की। मेटा कंपोनेंट यानी कि वो घटक जो व्यक्ति की उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसके द्वारा किसी कार्य को योजना बनाकर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। फिर बात आती है परफॉर्मेंस कंपोनेंट की, यानी निष्पादन घटक। इसका संबंध उन मानसिक क्रियाओं से होता है जो व्यक्ति के किसी कार्य के निष्पादन में अपनाई गई हैं, यानी कि परफॉर्मेंस में जो अप्लाई की गई होती है। और तीसरा जो आता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी कि ज्ञान
ज्ञान संग्रहण घटक, तो यहाँ पर उसकी मानसिक प्रक्रिया से जो उसके द्वारा नई सूचनाएं जानकारी प्राप्त हुई है वो अपनी स्मृति में संगठित करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। According to Steinberg, the three types of intelligence, contextual, empirical and component, get coordinated and actively, यानी कि स्टेनबर्ग मानते हैं कि जो प्रासंगिक, अनुभवजन्य और घटिकीय तीनों प्रकार की बुद्धियां समन्वित होकर हमारी मानसिक क्रियाएं करने में और उसे क्रियाशील करने में अपना सहयोग देती हैं। इसलिए जो इन्होंने बात करी है सफल बुद्धि यानी कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस में, ये तीनों ही कार्य करती हैं और ये तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर उनकी पूरी थ्योरी है। ये उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि एजुकेशन में ट्राइएट्रिक थ्योरी का कहाँ यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।